मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे विधि का शासन और संविधानवाद की। संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम नहीं है, वरन राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। एवं प्रतिनिधित्व की प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। ऐसा पिनाक और स्मिथ जैसे विचारक मानते थे। उदारवादी लोकतांत्रिक वर्तमान समय की जो सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक जो मान्य राजनीतिक व्यवस्था है वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन और संविधानवाद। अब देखेंगे विधि का शासन क्या है, मीनिंग डेफिनेशन क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। अरस्तु से लेकर के आज तक के राज्य और सरकारों को अनेक रूपों का जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, निस्संदेह रूप से आज ये अर्थात्वादी दृष्टिकोण के आधार पर राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति इस बात पर बल देते हैं कि मूल रूप में तो राज्य और सरकार के केवल दो ही रूप हैं, एक व्यक्ति के शासन वाले राज्य, दूसरे विधि के शासन वाले राज्य। और एक राज्य में व्यक्ति का नहीं वरन विधि का शासन हो, शासक और शासित दोनों ही विधि के अधीन हो और शासक वर्ग को मनमाना आचरण करने की स्थिति प्राप्त न हो, विधि के शासन का मूल तत्व यही है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिकी संविधान जो सभा थी, एक प्रमुख सदस्य अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सम्मेलन के एक प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि यदि हम देवता होते तो शासक की कोई आवश्यकता नहीं थी, और हम पर शासन करने वाला देवता होते तो हम शासक वर्ग को समझ शक्तियाँ सौंपकर निश्चिंत हो जाते, और शासक वर्ग पर कोई नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। हम पर शासन करने वाले भी मनुष्य हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो शासक वर्ग को शक्तियाँ सौंपनी होती है जिससे उसके द्वारा मनुष्यों की भीड़ को एक व्यवस्थित समाज का रूप दिया जा सके और उसके बाद उस शासक वर्ग की शक्तियों पर नियंत्रण लगाए जा सके। इसके द्वारा शासन की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। विधि के शासन का वैचारिक मूल मंत्र है। और विधि के शासन की तुलना में विधि का शासन ही श्रेष्ठ स्थिति है। राज्य की स्थायित्व व्यवस्था लोक कल्याण के लिए विधि का शासन एक अनिवार्य आवश्यकता है, और विधि के शासन के बिना सभ्य और सुसंकृत जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विधि का शासन भारतीय और पाश्चात्य जो परंपरा हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सत्ता का स्वभाव निरंकुशता की दिशा में आगे बढ़ना होता है, और राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य सत्ता को इस दिशा में आगे बढ़ाना नहीं है, वरन सत्ता पर अंकुश लगाना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वस्तुतः राजनीतिक चिंतन में सर्वतः विधि के शासन का ही प्रतिपादन किया। हम देखेंगे विधि का शासन प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन से कितना मिलता जुलता है। आचार्य भारद्वाज, पाराशर, नारद, भीष्म, मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि विभिन्न विचारकों को देखा जाए, विद्वानों को देखा जाए तो प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों में सबसे अधिक प्रमुख है, और इनका रचना काल है आज के हजारों वर्ष पूर्व। हजारों या सैकड़ों वर्षों के संतराल के कारण उन परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता पर सुस्पष्ट और सुनिर्धारित संवैधानिक नियंत्रणों की बात नहीं सोची जा सकती थी, जैसे नियंत्रणों को आज राजनीतिक सत्ता पर आवश्यक समझा जाता है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल विचार और भावना सदैव यही रही है कि राजा को मर्यादित सत्ता ही प्राप्त होनी चाहिए, अमर्यादित सत्ता नहीं। प्राचीन भारत में राजा को सदैव ही धर्म और नैतिकता से आवृत माना गया, और विधि का प्रारंभिक धर्म और नैतिकता के नियम ही है। मनु और कौटिल्य प्राचीन भारत के दो प्रमुख राजनीतिक चिंतकों की धारणा को उदाहरण रूप में देखा जा सकता है। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख जो दायित्व था वो प्रजा की रक्षा करना, राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था, वेलफेयर स्टेट था, और लोक कल्याण के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वो मंत्रियों के परामर्श से शासन कार्य संचालित करें, क्योंकि जो मंत्री हैं वो राजा के आंखें हैं, और इसके साथ ही राजा का दायित्व है कि लोक परंपराओं को मान्यता दे और उनका सर्वोपरि दायित्व है।
प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण। और मनुस्मृति में भी ये स्पष्ट किया गया कि राजा जन इच्छाओं, जन समर्थन, जन सहमति का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि राजा को ईश्वरीय अंश तो माना गया है, लेकिन वैधानिक प्रतिबंध की भी बात की, क्योंकि वो मनुष्य है और गलतियां करता है, तो कहीं न कहीं वैधानिक प्रतिबंधों की बात की। तो निस्संदेह रूप से कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध जो ग्रंथ था, अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स जो थी, महाराज के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की। लेकिन कौटिल्य राजा के आदेश को न तो कानून का एकमात्र स्रोत मानता है और न ही सर्वप्रमुख स्रोत। अब प्रश्न उठता है, कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत जो हैं धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजा के आदेश। इस प्रकार राजा का आदेश कानून का सबसे निम्नतर स्रोत है। राजा स्थापित धर्म, प्रचलित परंपराओं, शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। उसका प्रमुख कार्य इन विधियों की रक्षा करना है। कौटिल्य के राजा के संबंध में एम.जी. कृष्णा राव ने एक स्थान पर ठीक लिखा कि राजा के द्वारा स्वयं को जनता का अभिकर्ता समझा जाना है और उसे धर्मशास्त्रों और देश की परंपराओं में प्रतिपादित कानूनों का पालन करना, जो कि राजनीतिक संविधान है और नैतिक कानून भी। शासन व्यवस्था पर इन नियंत्रणों के कारण किसी भी राजा के लिए अपने आप को निरंकुश बनाना और निरंकुश सत्ता के समान आचरण कर पाना संभव नहीं है। न केवल मनु और कौटिल्य वर्ण प्राचीन भारत के लगभग समस्त राजनीतिक चिंतन में विधि के शासन का प्रतिपादन किया गया और उसे उचित माना गया। न केवल भारतीय राजनीतिक विचार और चीन का प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस भी अत्याचारी शासन का प्रबल विरोध करते हुए शासक पर नियंत्रण रखने और उसे अनुशासन में बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुभव की और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन परंपरागत मूल्यों और नैतिक आदर्शों में गहरे रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए और लोक कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। विधि का शासन, जिसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन कहा जाए, राजनीतिक चिंतन यूनान से प्रारंभ होता है और ये बात समस्त राजनीतिक चिंतन के प्रसंग में तो नहीं है, लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रसंग में अवश्य सत्य है। सुकरात विधि के शासन को राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च धारणा मानता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासक और शासित दोनों ही के द्वारा विधि के शासन का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। यदि कभी अंतःकरण के आदेश पर राज्य के कानून की अवमानना करना आवश्यक हो जाए तो संबंधित व्यक्ति के द्वारा विधि की अवमानना के लिए निर्धारित दंड से बचने की कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। सुकरात को विधि के शासन का सिद्धांत इतना प्रिय था कि विधि के शासन की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और वस्तुतः सुकरात ने दो प्रकार की सरकारें स्वीकार की। पहला, कानून और सहमति पर आधारित सरकार। दूसरा, ऐसे सरकार जिसे कानून और जन सहमति का आधार प्राप्त न हो। इन दो प्रकार की सरकारों में सुकरात कानून और जन सहमति पर आधारित सरकार के प्रबल समर्थक थे। अब देखें प्लेटो की धारणा। प्लेटो का अमर ग्रंथ तो दी रिपब्लिक है और अपने ग्रंथ में दार्शनिक राजाओं की निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग के विवेक के कानून के बंधन से मुक्त रखा और इस प्रकार रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में विधि के शासन के दर्शन नहीं होते और व्यवस्था की रचना रिपब्लिक में प्लेटो आदर्शवादी हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था की जो रचना है स्टेटस, द स्टेटमेंट, लॉज में एक यथार्थवादी विचार के रूप में सामने आता है। तो उसने अपने ग्रंथ लॉज में प्रतिपादित द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य में दर्शन के शासन या विवेक की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर विधि के शासन और विधि की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन किया। और लॉज में प्लेटो इस धारणा का प्रतिपादन करता है निसंदेह रूप से कि राज्य में शासक और शासित सभी के आचरण का नियमन राज्य के मौलिक कानून के द्वारा होना चाहिए। और इस प्रकार प्लेटो ने लॉज में विधि के शासन का प्रतिपादन किया। लेकिन प्लेटो की जो आत्मा है रिपब्लिक ही में बसती है, लॉज में नहीं, और इस कारण प्लेटो को सामान्य रूप से विधि के शासन के प्रतिपादक के रूप में नहीं जाना जा सकता। दूसरी जो बात है, अरस्तु की धारणा देखेंगे, प्लेटो की हमने देखी, तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि के जो शासन है, विधि का जो शासन है, उस विधि के शासन में विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते अरस्तु ने लिखा कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होनी चाहिए और व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठकर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। और इस प्रसंग में सेबाई ने लिखते हैं कि अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक शासन रहा, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य क्यों न हो।
अरस्तु प्रारंभ से इस बात का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानूनी होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। और उन्होंने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियासत के रूप में नहीं, वरन अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में, इस प्रकार एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया। अब देखेंगे हम एक्विनास की जो उदाहरण है। मध्ययुगीन विचारक संत थॉमस एक्विनास राजतंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है, लेकिन उसने राजपद को वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचित कर देने की परंपरा का अनुमोदन किया। और थॉमस का ये जो दृष्टिकोण था, वो निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ के द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासक का कार्य संविधान के अनुसार करें। तो एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बताए: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और राजा के आदेश और देवी कानून। और कानून संबंधी समस्त धारणाओं के प्रसंग में उनका मूल विचार यही था कि मानवीय कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। इस प्रकार एक्विनास शासन को मनमानी करने की छूट नहीं देता, वरन उसकी सत्ता पर कुछ बंधन लगाता। आधुनिक युग में तो विधि के शासन को व्यापक मान्यता प्राप्त है। फांसीवाद, नाजीवाद, सैनिक तंत्र और सर्वाधिकारवाद में अधिनायकवाद के अन्य रूप प्रसंग में अवश्य अपवाद है। इस बात पर पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि विचारधारा न तो राष्ट्रीय हित में और नहीं अंतर्राष्ट्रीय। वस्तुतः विधि का शासन एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसे सभ्य और सुसंकृत जीवन के अनुकूल कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्त धारा इसी दिशा में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट।